0702। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है? हेलो एवरीवन, ऑल गुड? चलो, बहुत बढ़िया। तो फाइनली सभी लोग आ चुके हैं। चलो, उदिता, राधा ठाकुर, शैफत आलम, वल्लभी, सुहासनी, आर्यन राजपूत, हर्ष परमार, माया। ओके, आज 3 घंटे नहीं, थोड़ा सा आज वाला टॉपिक छोटा है तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। आफ्टर दैट दूसरा वाला टॉपिक हम लोग थोड़ा सा बीच में ब्रेक लेकर फिर शुरू करेंगे, ताकि तुम्हें भी थोड़ी सी सांस लेने का मौका मिल जाए, मुझे भी थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाए। वैसे चाहते तो दोनों को मर्ज कर सकते थे, बट हमने कहा नहीं यार, फिर तुम्हारे हाथ पैर फूलते हैं। आय हाय सर, लॉन्गेस्ट क्लास हो गई सर, हमसे पढ़ा नहीं जाएगा सर। अरे अंग्रेजी भी हो जाएगी भाई, अंग्रेजी वाले सर का भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको प्रैक्टिस करवानी है। सर ने बोला सर आप क्लास लो, मैंने कहा ठीक है सर, मैं क्लास ले लेता हूं। इसीलिए तो अंग्रेजी वाले सर मुझे बहुत पसंद है। मुझे हर वो इंसान पसंद आता है जो सेक्रीफाइस करना जानता है। हाँ, भूख लग जाती है ना, इसलिए मैं जल्दी क्लास खत्म होगी ये वाली, एंड बीच में तुम्हें आधे घंटे का टाइम मिल जाएगा एकता। और भूख लग कैसे सकती है यार? मेरा जब एग्जाम होता था, मैं जब तैयारी करता था, तो भूख, प्यास, नींद, ऐसी कोई चीज मेरे आसपास नहीं आती थी। थकान, ये सब चीजें मेरे आसपास नहीं आती थी। तुम्हें लग कैसे सकती है भूख? और तुम तो वैसे भी एस्पिरेंट हो, छात्र जीवन में हो। छात्र जीवन में तो तुम लोगों को वैसे भी अल्पाहारी होना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब यही होता है कम खाने वाला। तो जितना कम खाओगे उतना ज्यादा जग पाओगे, उतना ज्यादा मेहनत कर पाओगे, काम कर पाओगे। इतना ज्यादा खा लोगे तो फिर क्या होगा? नींद ही आएगी, आलस आएगा, ध्यान भटकेगा। फिर बाद में आओगे, बोलोगे सर वो वेट थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वेट कैसे कम करें सर? हैं सर, एसएसबी में जाना है सर, वेट ज्यादा हो रहा है सर मेरा। तो एक ही तरीका है, कम खाया करो। बहुत ज्यादा खाने से आपको लगता है एनर्जी रहेगी, पर नहीं, ज्यादा खाने से एनर्जी नहीं रहती, आलस आता है। ठीक है, चलो फाइनली आज का टॉपिक है हमारा प्लानिंग एंड नीति आयोग। आज का टॉपिक बहुत आसान है, ये वाला टॉपिक तो लिटरली बहुत आसान है। ये टॉपिक तुम लोग बचपन से हजारों बार पढ़ते हुए आ रहे हो, देखते हुए आ रहे हो, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी। शालू यादव, पूछ लो मैडम, पहले क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, तो आज के टॉपिक बहुत आसान है, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्कूल में भी हर जगह पर तुम लोग ये सब चीजें देखते रहते हो। अभी तक अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या क्या चीजें देख चुके हैं। क्या देखा था कल की क्लास में हम लोगों ने? बेसिक ऑफ इकोनॉमी, एज वेल एज हम लोगों ने और क्या देखा था साथ में? और क्या पढ़ा था हम लोगों ने कल साथ में? और भी कुछ पढ़ा था ना, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं आज की क्लास में। अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम लोग? सबसे पहले प्लानिंग इन इंडिया,
एज वेल एज साथ में छोटा सा पॉइंट है क्या, नीति आयोग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लानिंग के बारे में। क्या है 5 ईयर प्लान? कॉन्सेप्ट कहां से लिया था 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट? टेकन फ्रॉम रशिया। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पे वैसे भी इंडिया को रशिया कुछ ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, हम लोगों को रशिया पसंद क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे ट्रेड बहुत अच्छे हो रहे हैं, सस्ते में हमको क्रूड ऑयल मिल रहा है, हर चीज़ हमको वहाँ से मिल रही है। तो हमें ऑलरेडी आज के टाइम पर जैसे रशिया पसंद है, उस टाइम पर हमारे नेहरू जी थे, उनको भी रशिया बहुत पसंद था। नेहरू जी को लगता था ये जो हमारे जोसेफ स्टालिन जी हैं, स्टालिन जी का जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अच्छा है। तो सोशलिस्ट के हिसाब से हम भी क्या करेंगे, 5 ईयर प्लान लेकर आएंगे। नेहरू जी अलग लेवल पर सोच रहे थे। ठीक है, ठीक है, नेहरू जी अलग लेवल पर सोच रहे थे। उनका सोचा ना था स्टालिन का जो सोशलिज्म है वो मैं इंडिया में भी लेकर आऊंगा। चलो लेकर आते हैं, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1938 की बात है, कॉन्सेप्ट आया किसका, सोशलिज्म का। ठीक है, इसी समय पर एक नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ सेम टाइम पीरियड पे नेहरू जी के थ्रू, और इसको लीड भी कौन करते थे, JL नेहरू। कौन कर रहे थे, JL नेहरू लीड कर रहे थे इसे भी। बट आगे चलकर क्या हुआ, आगे चलकर क्या हुआ, इंडिया आजाद हुआ 1947 में। उसके बाद नेहरू जी ने बोला अब तो मेरे पास पूरा टाइम है, लेट्स डू इट। यहां पे बना दिया गया क्या, आगे चलकर योजना आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। और इस योजना आयोग ने क्या किया, प्लानिंग बनानी शुरू की। किस हिसाब से, 5 इयर्स के हिसाब से। किसके हिसाब से, 5 इयर्स के हिसाब से। ठीक है, तो था तो ऐसा ही, था तो कुछ कुछ ऐसा ही, और चल भी कुछ कुछ ऐसा ही रहा था, है ना। अब रशिया एब्सोल्यूट सोशलिस्ट था, पर क्या इंडिया सोशलिस्ट है? सही मायने में बोला जाए तो हम बोलते तो हैं इकोनॉमिकल एंड सोशल लेवल पर हम लोग सोशलिज्म लेकर आएंगे। पर कैसे लेकर आओगे आप इकोनॉमिकल और सोशल लेवल पर, ला ही नहीं सकते। कल हम लोग ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके, इस विचारधारा के बारे में बात कर चुके। जो आदमी गरीब है वो उस 1% में आने की कोशिश जरूर करेगा, बट ड्यू टू हिज एटमोस्फियर, ड्यू टू हिज माइंडसेट, वो हमेशा उसी लूप में फंसा रहेगा। हम लोग कल इसके बारे में बात कर चुके, तो वो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आज के टाइम पीरियड पर आप लोगों के सामने है। दिल्ली में अभी जनवरी में ही अपार्टमेंट्स बनाकर दिए थे गवर्नमेंट ने। ठीक है, गरीब लोगों को, शायद मैंने बताया भी होगा। ठीक है, जनवरी से लेकर अभी चल रहा है जून, तो 6 महीने गुजरे। इन 6 महीनों में उन अपार्टमेंट्स की जो हालत की है उन लोगों ने, वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसमें उन अपार्टमेंट्स में लोगों को लिफ्ट दी है, सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, 2 BHK का अच्छा खासा घर दिया है विद ड्राइंग रूम, किचन, सब कुछ प्रॉपर, बालकनी सिस्टम सब डेवलप करके दिया है। ठीक है, सेम अगर वो घर, वो अपार्टमेंट अगर 2 BHK का आप खरीदने के लिए जाओगे तो आपको 40-50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उन लोगों को वही घर सस्ते में मिल रहे हैं, 5-5, 10-10 लाख में मिल रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पीरियड पे उन अपार्टमेंट्स की हालत भी लोगों ने क्या बना दी है, कचड़ादान जैसी बना दी है। आई एम रियली सॉरी, किसी गरीब आदमी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं खुद चाहता हूँ वो लोग आगे बढ़े, बट उस दुष्चक्र से वो बाहर नहीं निकलना चाहते।
क्या है, दुष्चक्र से बाहर नहीं निकलना चाहता। और इसीलिए जब भी गरीबी, पॉवर्टी, ऐसी चीज़ों की बात होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये समस्या नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या है, डिजास्टर है। गरीबी क्या है, एक तरह का डिजास्टर है, ठीक है, एक बीमारी है। इसको कभी भी आप इकोनॉमिकल प्रॉब्लम मत समझो, ठीक है, ये एक बीमारी के जैसा है, किसके जैसा, एक बीमारी के जैसा है, ध्यान रखना। तो रशिया में भले ही सोशलिज्म बोला, बट आज के टाइम पर भी रशिया में देख लो अच्छे लेवल पर इंडस्ट्रीज बन रही हैं। और कोई ज्यादा ऊपर आ जाता है तो गवर्नमेंट बोलती है यार ऐसे नहीं चलेगा भाई, हमारी तरफ ध्यान दो और ये वाली इंडस्ट्री हमारे हाथ में दे दो। क्लियर है, क्लियर। वेल, प्लानिंग के बारे में बात करते हैं तो प्लानिंग से पहले भी बहुत सारे प्लान्स आए थे, बहुत सारे लोगों के विचार थे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के विचार थे, बहुत सारी प्लानिंग्स आई थी। सबसे पहले एक आया था विश्वेश्वरैया प्लान, एम विश्वेश्वरैया, एक इकोनॉमिस्ट, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस बुक में इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हम लोग किस तरीके से अपने देश की इकोनॉमी को आगे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक मॉडर्न वर्जन में क्या किया, प्रेजेंट करने की कोशिश की 10 इयर्स के हिसाब से। फ्यूचर सोचो कि आने वाले 10 सालों में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपके सामने आ सकती हैं। अब आपको पता है आज के टाइम पीरियड पे आने वाले 10 सालों में डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी डिमांड है। आपको पता है आने वाले टाइम पीरियड में एआई की बहुत अच्छी डिमांड है। तो आप क्या करोगे, उसी चीज को लेकर आओगे ना, उसी चीज को सीखोगे ना, कुछ अलग सीखोगे क्या, नहीं। तुम जो एआई में सर्च करो वो तो बच्चा भी कर लेता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, वो एआई सॉफ्टवेयर बनाना, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करना, वो इंपॉर्टेंट है। और वही चीज तो तुम लोग सीखोगे, क्योंकि तुम्हें पता है वैल्यू तो वहीं से निकल के आएगी। तो इन्होंने एक प्लान रखा कि भाई इंडिया को आने वाले 10 सालों के हिसाब से क्या फ्यूचरिस्टिक, ऑप्टिमिस्ट क्या होना चाहिए, विचारधारा के हिसाब से चलना चाहिए। तो इनका प्लान था ये, ठीक है, कि आने वाले 10 सालों में हम लोग क्या करेंगे, अपनी नेशनल इनकम को डबल कर देंगे। फ्यूचर को ध्यान में रखकर क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। फ्यूचर को ध्यान में रखकर हम लोग अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, क्या करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। फिर आता है नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब ये नेशनल प्लानिंग कमेटी वही थी 1938 वाली, ठीक है, जो अभी मैं आपको बता ही रहा था, यहाँ पे कहाँ गया, ये जो बता रहा था 1938 वाली, यही थी, जवाहरलाल नेहरू जिसको लीड कर रहे थे। इन्होंने भी अपना प्लान रखा, इन्होंने भी अपना प्लान रखा, बट इनका प्लान वही चल रहा था, किसके अकॉर्डिंग, 5 ईयर प्लान और उन सब के चक्कर में। बट होता क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था 1937 में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स। 1937 के बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, है ना, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया तो कमेटी भी क्या हो गई, फेल हो गई। बट ये कमेटी जो काम कर रही थी, जो भी चीजें कर रही थी, सेम इन्हीं चीजों को आगे चलकर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस फिर से क्या किया गया, रीइंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, क्या किया गया, रीइंट्रोड्यूस किया गया। अब इनके पेपर पिछले 10 सालों से 20 सालों से धूल खा रहे थे, इन्होंने बोला वो पूरी की पूरी धूल झाड़ो, वापस से निकालो फाइल, फिर से पढ़ लो, देखो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है। वो सारी इंफॉर्मेशन निकाली, बोला अब इसको क्या करेंगे, अपन एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और प्लान आया जिसका नाम था बॉम्बे प्लान। क्या नाम था, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या कह रहा है, बॉम्बे प्लान यहां पे दिया था एक पर्सन जिनका नाम था पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। क्या, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। कब, 1988। एक्चुअल में जो बॉम्बे था इसको डेवलप किया जा रहा था एज अ इंडस्ट्रियल हब। डेवलप करने के पीछे बहुत बड़े बड़े लोग थे, जिसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, वही बिरला वाले आज के टाइम पर जो बिरला है, ठीक है, ठीक है, अर्देश दलाल, ठीक है, लाला श्री राम, ठीक है, कस्तूरबाई लाल भाई, ठीक है,
आदर्श दाराशाह श्रॉफ, ठीक है, श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जॉन मथाई, ये सारे उस समय के कौन थे? मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट थे। दे ऑल आर द मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट। इन्होंने बोला कि यार ये वाला प्लान आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए पूरे इंडिया पे और हम लोग सपोर्ट करेंगे ये सब। इन्होंने बोला नहीं नहीं, हम इसे पूरे इंडिया में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है, इंडिया इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें हुई। बट इन्होंने कोई बात नहीं, मत करो, बट हमारे पास बॉम्बे तो है, बॉम्बे को हम डेवलप करेंगे। ये जो जॉन मथाई आप पढ़ रहे हो, ये जॉन मथाई वही हैं जो आगे चलकर फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी काम संभालते हैं, ये वही जॉन मथाई हैं, ठीक है। तो इन्होंने बॉम्बे प्लान में क्या किया? बॉम्बे को डेवलप किया। और यही रीजन है आज के टाइम पीरियड पे हम लोग बॉम्बे को फाइनेंशियल कैपिटल कह पाते हैं, ड्यू टू दिस पीपल्स। क्या कहते हैं? हमारी फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं। कारण यही है क्योंकि ये लोग उस समय पर इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाले थे, बट बाकी कोई ऐसा सोच ही नहीं रहा था। हमारे जो नेता लोग थे वो इतना सोच ही नहीं पा रहे थे, इतना आगे की सोच ही नहीं पा रहे थे। अगर उसी टाइम पर हम लोगों ने ये चीज विचारधारा को रखा होता सामने, ऐसा कुछ सोचा होता, तो शायद आज के टाइम पर हम लोग कहीं और होते। फिर आता है पीपल्स प्लान। क्या आता है पीपल्स प्लान? पीपल्स प्लान क्या कहता है? पीपल्स प्लान लेकर आए थे एम एन रॉय। अब एम एन रॉय कौन है? इनका नाम तुम लोग वैसे भी पहली बार तो सुन नहीं रहे हो, पहले भी कई बार सुन चुके हो। एक कम्युनिस्ट लीडर है, वही व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बात की थी? कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात की थी। वही पर्सन है यहां पे कह रहे नहीं, लोगों के लिए होना चाहिए प्लान। अब सोचो, कम्युनिस्ट विचारधारा है, कैसी कम्युनिस्ट विचारधारा है? तो कम्युनिस्ट विचारधारा क्या कहेगी कि किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज मत लगाओ, क्या करो? कंप्लीट फोकस करो एग्रीकल्चर पर। जो भी चीजें हैं उन सबको किसके हाथ में दे दो? लोगों के हाथ में दे दो। हर चीज का क्या कर दो? नेशनलाइजेशन कर दो। किसी भी तरह का प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ नेशनलाइज कर दो। अगर सब कुछ नेशनलाइज कर दिया तो कौन आदमी आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा? लॉजिक नहीं होता। कम्युनिस्ट विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर एग्जीक्यूशन के टाइम पर वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। कम्युनिस्ट विचारधारा सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। सोचो, सुनने में कितना अच्छा लगता है कि सरकार के पास इतना सारा पैसा है, देश में इतनी सारी गरीबी है, अगर सरकार हर आदमी को 1-1 करोड़ रुपए दे दे तो हर कोई अपनी गरीबी को खत्म कर लेगा। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, पर यह विचारधारा किसकी है? कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा है। किसकी विचारधारा? कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा है। यही कम्युनिस्ट लोग बोलते रहे हैं आज के टाइम पर कि बिहार में सड़कों की जरूरत नहीं है, बिहार में सड़क बनाओगे तो पानी क्या हो जाएगा? सारा का सारा सड़क बनाने में बर्बाद हो जाएगा, बिहार में पानी नहीं बचेगा। सोचो, सड़क बनने से अगर पानी खत्म होता तो अमेरिका में तो इस वक्त पर सूखा पड़ चुका होता, अमेरिका तो रहने लायक बचता भी नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड, सबसे ज्यादा बड़ी चौड़ी सड़कें अगर हैं तो कहां पर है? अमेरिका में, इंडिया में तो है नहीं। बहुत बेसिक सी बात है, कुछ ऐसा जो समझ में ना आए। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रही होगी बात अच्छे से, हाँ या ना? क्लियर है? तो कम्युनिस्ट विचारधारा सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इवन मैं अगर कहूंगा ना कि अगर मान लो तुम सबको 1-1 करोड़ रुपए बांट दिया जाए तो कैसा लगेगा? तुम सब बोलोगे सर तैयार है सर, दे दो हाथ में इसी वक्त, ठीक है, अभी दे दो सर। सर आरबीआई को बोलो सबके लिए 1-1 करोड़ रुपए छाप दो सर। अब तुम कह जरूर रहे हो, बट ये एक्चुअल में ऑन ग्राउंड पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं, और ये ही रियलिटी है। ऐसा करना लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। सोचो, मेरे पास भी 1 करोड़ रुपए, सबके पास 1-1 करोड़ रुपए, सबके पास 1-1 करोड़ रुपए। स्टीव रॉजर को लगा कि यार ये लोकेश शर्मा मुझे पसंद नहीं है। स्टीव ने बोला मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, एक काम करता हूं मैं लोकेश सर की फिरौती दे देता हूं।
मुफ्त का पैसा है, मेहनत से कमाया होता तो ये सोचता फिरौती देनी है नहीं देनी, पर मुफ्त का पैसा है, ऐसे ही आ गया 1 करोड़ रुपए, तो चलो फिरौती देता हूँ लोकेश सर की, 1 करोड़ रुपए की क्या पता फिरौती दे दे मेरी, इसके हाथ से तो 1 करोड़ रुपए गया, इधर से लोकेश सर भी साफ हो गए, और जो क्रिमिनल था उसके पास 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पहुंच गया। अब वो तो 2 करोड़ के हिसाब से क्या करेगा, एंजॉय करेगा। बात समझ में आई? तो वो जो पैसा जो इस तरीके का आता है वो क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यही सेम चीज होती है जब भी चीजें फ्रीबीज में आती हैं, मुफ्त में आती हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्लियर है? क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों आज के टाइम पीरियड पे हम लोग बोलते हैं कि फ्री में कभी भी कोई चीज नहीं देनी चाहिए, गवर्नमेंट को सब्सिडी क्यों बंद कर देनी चाहिए, क्यों मुफ्त में नहीं देनी चाहिए चीजें, इसी वजह से नहीं दी जानी चाहिए, इसी वजह से नहीं दी जानी चाहिए। बात समझ में आई? अब आज के टाइम पीरियड पे हम लोग बोलते हैं सर फ्री बिजली दे रहे थे दिल्ली में, फ्री बिजली जब दे रहे थे तो लोग लेने के लिए तैयार थे, अगर वो लिमिटेड यूजेस तक रखते तो शायद ठीक भी रहता, बट लोगों ने क्या, अरे फ्री में आ रहा है मीटर चालू, यही तो किया लोगों ने, और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा सबके सामने। क्लियर है? फिर आता है गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान कौन लेकर आए थे, गांधी जी नहीं लेकर आए थे, एस एन अग्रवाल एक आदमी थे जो लेकर आए थे। कौन? एस एन अग्रवाल एक आदमी थे जो लेकर आए थे, बट एक्चुअल में गांधी जी की विचारधारा से इंस्पायर्ड था। किससे? गांधी जी की विचारधारा से, उनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर था। इसीलिए इन्होंने बोला कि इकोनॉमी का भी क्या कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। हम लोगों ने पढ़ा था गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था दी थी, पंचायती राज व्यवस्था क्या थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इन्होंने बोला एक काम करो, इकोनॉमी का भी डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, लोग अपने लेवल पर क्या करेंगे, आर्थिक व्यवस्था को संभालें। क्या करें, आर्थिक व्यवस्था को संभालें। क्लियर? अभी इंक्रीज करवाता हूं यार वॉइस, रुको। क्लियर है? तो इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी और जो बॉम्बे प्लान था उसको क्या किया, कंडेम्ड किया, बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के ऊपर फोकस ज्यादा हो जाएगा, हमें फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, एग्रीकल्चर पर करना चाहिए। किसके ऊपर करना चाहिए, एग्रीकल्चर पर। हमें फोकस करना चाहिए स्मॉल इंडस्ट्रीज के ऊपर, कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर। किसके ऊपर, स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर करना चाहिए। पर क्या कॉटेज इंडस्ट्री पर फोकस करके काम चल सकता है, नहीं ना। अगर मान लो चलो कॉटेज इंडस्ट्री पर काम करके चल सकता है काम, तो कैसे होगा, कॉटेज इंडस्ट्री हर कोई आदमी, अगर मान लो हर गांव में कोई आदमी टोकरी बनाकर बेच रहा है, तो क्या वो इंडस्ट्री बढ़ पाएगी आगे, नहीं बढ़ पाएगी। क्या इनकम जनरेट हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। मान लो हर गांव में आदमी मटका बनाकर बेच रहा है, क्या चलेगा। मान लो हर गांव में आदमी क्या कर रहे हैं, चरखा चला रहा है, अपने कपड़े बना रहा है, तो इंडस्ट्री आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। ये तब के लिए सही है जब आपकी जो इंडस्ट्री, आपकी जो इकोनॉमी है वो कंप्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी है। कैसी है, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ना आप बाहर से कुछ लोगे ना बाहर कुछ दोगे, है ना। आपने, आपके पास जमीन है, आपने अपना अनाज खुद उगाया, खुद खाया, फिर उगाया, फिर खाया, फिर उगाया, फिर खाया, दैट्स इट। किसी और चीज की जरूरत पड़ी तो अपना ही अनाज दूसरे को दे दिया, उससे कोई दूसरा सामान ले लिया। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा कैसी कंडीशन है, एक आइडियल कंडीशन है, पर वो आइडियल कंडीशन कभी आ ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता ऐसा, और ये रियलिटी है। गांव में एक बहुत फेमस चीज है, क्या, सब लोग अचार बनाकर बेच सकते हैं। कितना अचार बनाओगे, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, साउथ से लेकर वेस्ट तक, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, सबके सब आम का अचार, मूली का अचार, गाजर का अचार, इसका अचार, उसका अचार, सर का अचार, सब सारे अचार बना बना कर बेच रहे हैं। कितना बिक जाएगा भाई, कितना बिकेगा, एक लिमिट है ना। तो कॉटेज इंडस्ट्री की एक लिमिट है, और वो तभी तक सही है जब तक वो क्लोज्ड कंडीशन में, आपस में गांव के लोगों ने कर लिया, ठीक है, बट अगर बाहर निकलोगे तो 10 चीजें और भी है ना। अगर वो करना है तो उसके लिए आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, बड़े लेवल पर इंडस्ट्री चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर आपके गांव में तो फुलफिल होगा नहीं, बाहर से लाओगे फिर उसे, तो बहुत सीधी सिंपल सी बात है, लॉजिक दिमाग लगाओ। फिर आता है सर्वोदय प्लान।
कौन लेकर आया था? जयप्रकाश नारायण लेकर आए थे। कौन लेकर आया था? जयप्रकाश नारायण लेकर आए थे। कब? 1950 में। ठीक है, 1950 में जब ये लेकर आए थे तो काफी हद तक ये गांधीयन प्लान से इंस्पायर था और विनोबा भावे के से इंस्पायर था। सेम वही बात, क्या? सेल्फ रिलायंस। अब प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री एंड विलेज, इसका मतलब भी क्या है? सेल्फ रिलायंट है। तो यहां पर भी इनका क्या था? हमको क्या होना चाहिए? सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। मतलब कि आज के टाइम पर जो हम लोग बात करते हैं, क्या? आत्मनिर्भर होने की। किसकी बात करते हैं? आत्मनिर्भर होने की। इन्होंने बोला एग्रीकल्चर तो ठीक है, साथ साथ स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्री को भी हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। हमें लैंड रिफॉर्म लेकर आने चाहिए। ठीक है, चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा बेटर क्या कर सकें? डेवलपमेंट कर सकें। बट आगे चलकर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम लोग कहते हैं एलपीजी स्ट्रेटजी। ये आई थी कब? 91 में। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, ये लेकर आए थे। ठीक है, कौन? नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लेकर आई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे एलपीजी स्ट्रेटजी लेकर कौन आया था, तो सबसे पहला नाम आप नरसिम्हा राव लगाओगे, बाद में अगर कोई ऑप्शन है तो मनमोहन सिंह लगाओगे। क्योंकि न्यू इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज या न्यू इंडस्ट्रीज जो आई थी उनको प्रमोट करने का काम, उनको सामने लाने का काम एक्चुअल में किसी ने किया था? तो नरसिम्हा राव जी ने किया था। किसने किया था? नरसिम्हा राव ने किया था। क्लियर है यार? जरा एक सेकंड के लिए मुझे, एक सेकंड दो जरा मुझे, एक मिनट प्लीज, जरा एक मिनट के लिए सब लोग रुको, एक मिनट मैम प्लीज। सॉरी, सॉरी, कोई बहुत देर से वेट कर रहा था। ठीक है, सॉरी, कोई बहुत ज्यादा देर से वेट कर रहा था इसलिए मुझे एक मिनट के लिए ब्रेक लेना पड़ा। चलो, तो
मनमोहन सिंह जी एंड नरसिम्हा राव, यहां पे पता चल गया, क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है? हाँ, गर्म पानी जरूर बुलवा दो मेरे लिए। चलो, नहीं है सच में? भाई तू गर्म पानी भिजवा दे बस, जितना जल्दी हो सके। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, एक्चुअल में इससे पहले तक इंडियंस को इस चीज का डर लगता था कि यार अगर हमारी इकोनॉमी में कोई दूसरा आ गया तो क्या हो जाएगा, वो हमारी इकोनॉमी को वापस से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। क्या करेगा? कोई हमारी इकोनॉमी को क्या करेगा, कंट्रोल कर सकता है ना? क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल कर लेगा मींस हमें वापस से स्लेव बना सकता है, गुलाम बना सकता है। क्या कर सकता है? गुलाम बना सकता है। तो बेटर क्या है, हम लोगों को परमिट ही नहीं करेंगे अपनी इकोनॉमी में एंटर करने के लिए। परमिट करेंगे भी तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। बट जब दिखा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, वी नीड टू ओपन अवर इकोनॉमी, तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। और तुम्हें जान के हैरानी होगी, तुम्हें लग रहा होगा कि सर इस टाइम पीरियड पे तो वो ऐसा होता, वैसा था, ये था, वो था। नहीं, तुम्हें जान के हैरानी होगी, इकोनॉमी ओपन करने के लिए अमेरिकन कंपनीज ने बोला कि हम आपके पास देश में इन्वेस्ट करेंगे, बट आपके देश में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल वो बहुत महंगा है, हम आपके देश में इन्वेस्ट कैसे करें? तो उस समय पर मैं आपको बता दूं ये बात, और इस चीज़ के लिए कई बार मनमोहन सिंह जी को कंडेम्ड भी किया जाता है। उस समय पे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए मनमोहन सिंह जी ने जो करेंसी की वैल्यू थी उसको क्या किया था, नीचे कर दिया था। हमारा जो रॉ मटेरियल था वो भी क्या कर दिया था, सस्ता कर दिया था। अब रॉ मटेरियल सस्ता हुआ, पता है क्या कंडीशन थी? जो लोहा उस टाइम पर 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा था, वो सडनली ड्रॉप होकर 50 पैसे किलो, 1 रुपए किलो हो गया, एकदम से आधे से ज्यादा का डिक्रीज। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, सामने वाला देश आएगा हमारे देश में, क्या करेगा, रिसोर्सेज को निकालेगा, अपने देश में लेकर चला जाएगा, वहां पे प्रोडक्ट तैयार करेगा, टैक्सेस वैक्सेस लगाकर हमारे देश में क्या करेगा, सेल करेगा। तो हमें तो नुकसान ही हो रहा था, फायदा हुआ है? नहीं हुआ। जबकि फायदा क्या होना चाहिए था, हम बोलते आप हमारे देश में आओ, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करने में हम आपको हेल्प करेंगे, इंडस्ट्री लगाने में हेल्प करेंगे, हमारी पॉलिसीज में थोड़े बहुत चेंज करेंगे। बट जब आप पैसे की वैल्यूएशन नीचे कर दोगे, इस टाइम ड्यूरेशन पे ये था कि इंडिया का 1 रुपये अमेरिका के, मतलब सॉरी, शायद 28 रुपए या कुछ 20 रुपए समथिंग, कुछ ऐसा था वैल्यू। अमेरिका का $1 और इंडिया का 20 या 28 रुपए, कुछ इतना था। ठीक है। बट जैसे ही ऐसा किया, उसके बाद एकदम ड्रास्टिक चेंज आया, एक बड़ा अच्छा खासा इंपैक्ट दिखा। तो वो चीज क्या हो गई, काफी हद तक नेगेटिव हो गई। अब एलपीजी है क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना? हमने अपनी इकोनॉमी को क्या कर दिया, एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। क्या किया, एक ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट किया। जहां पे हमारी इकोनॉमी रिजर्व थी वहां पे क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब तरीका, सोच, विचारधारा सही थी, बट हाँ सॉरी, सारी चीजें सही थी, बट जो तरीका था वो गलत था। सोच बिल्कुल सही थी कि मार्केट ओपन हो जाएगी तो सबके लिए अच्छा होगा, एक्सेसिबल हो जाएगी तो और इंडस्ट्रीज इंडिया में, इंडिया तेजी से ग्रो करेगा। बट प्रॉब्लम क्या थी, तरीका गलत था। क्या गलत था, तरीका गलत था। बस उसी ने क्या किया, यहां पे एक नेगेटिव इंपैक्ट डाला। क्या डाला, नेगेटिव इंपैक्ट डाला। वेल, फिर हम लोग बात करते हैं प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान्स। अब ये एक मीम है यहां पर, इस मीम को समझने के लिए ऐसे ही समझो कि 5 ईयर प्लान केवल कहने के लिए 5 ईयर प्लान है। उस टाइम पर हमें वो बेस्ट लग रहा था तो हमने वो इस्तेमाल किए, बट क्या वो उतना ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट डाल पाए, नहीं डाल पाए। क्यों नहीं डाल पाए, आप एक तरफ तो 5 ईयर्स प्लान बना रहे हो, क्या बना रहे हो, 5 ईयर प्लान बना रहे हो। इन प्लान में आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स सजेस्ट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी डिसाइड करो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव 1,
2, 3 सबका अलग अलग क्या अमाउंट डिसाइड कर रहे हो। बट जब एनुअल बजट बन रहा है, क्या बन रहा है, एनुअल बजट बन रहा है, उस बजट में एग्जीक्यूशन वैसा है नहीं, उस बजट में उतना फंड नहीं दिया गया है, तो काम कैसे चलेगा, काम चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा। तुम्हारे पापा ने बोला कि बेटा आज तुम एफकेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, इस एफकेट के एग्जाम के लिए, इस एग्जाम की तैयारी के लिए तुम्हें जो पैसा चाहिए वो केवल 4,000 रुपए लगेंगे, तो लो 4,000 रुपए मैं दे रहा हूं, तुम सिलेक्शन लेकर दिखाओ। क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तुमने बोला पापा क्या बात कर रहे हो, 3,000 रुपए तो फिजिक्स वालों ने ले लिए, सॉरी डिफेंस वाला ने ले लिए 3,000 रुपए, बचे 1,000 रुपए, मुझे किताब भी लेनी है, मुझे टेस्ट सीरीज भी लेनी है ना, उस किताब और टेस्ट सीरीज के अलावा, उस किताब और टेस्ट सीरीज के अलावा पढ़ने के लिए कुछ और मटेरियल्स भी जरूरी हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी जरूरी है, उसके अलावा फॉर्म फिल करने की भी एक अलग फीस है, वो पैसा, बोलते वो मेरा मतलब नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या डिसाइडेड करके, नहीं हो सकता, ठीक है। और चलो ठीक है, तुम्हारे पापा ने बोला चलो ठीक है एक काम करो, जो पैसा तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तुम्हारे पापा ने बोला तुम्हारे पास 5 महीने है, ठीक है, 5 महीने, मैं हर महीने तुम्हें क्या करूंगा, एक डिसाइडेड अमाउंट देता रहूंगा, हर महीने एक डिसाइडेड अमाउंट देता रहूंगा, पर क्या वो हमेशा फिक्स रहेगा, नहीं। तुम्हारे पापा ने यहां पर दिया 1,000 रुपए, या सॉरी मान लो यहां पर तुम्हें जरूरत थी 3,000 की, तुम्हें 3,000 रुपए दे दिए, अगले महीने तुम्हें फॉर्म फिल करना है, किताबें लेनी है और कुछ लेना है, फिर से 3,000 रुपए, पापा क्या बोलेंगे, अरे अरे ये कैसे हो सकता है, 4,000 का खर्चा होना चाहिए था, योजना के हिसाब से 5 ईयर प्लान में तो 4,000 का खर्चा था, तुमने 6,000 कैसे बना दिया। तुमने बोला पापा वो फॉर्म भी फिल करना है, किताब भी खरीदनी है, ये भी करना है, वो भी करना, अरे नहीं नहीं हम तो मानेंगे नहीं, हम केवल 1,000 रुपए देंगे, अब भर लो तुम फॉर्म, भर पाओगे क्या, नहीं। तो चीजें की दिक्कत क्या थी कि जिस तरीके की प्लानिंग होती थी, जिस तरह के ऑब्जेक्टिव होते थे, जब एनुअल चीजें होती थी, जब एनुअल बजट बनता था, एनुअल चीजें सामने आती थी, तो वो बिल्कुल वैसी थी नहीं, उससे बिल्कुल अलग होती थी। और हर साल हमारे सामने अलग तरीके की क्या होते थे, टास्क होते थे। हमें नहीं पता ना आने वाले 5 साल हमारे कैसे बीतेंगे, पता चला कभी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, फिर उधर चाइना आकर खड़ा हो गया, कभी कुछ कभी कुछ, कभी फेमाइन हो गया, कहीं पर फ्लड आ गया, तो इनसे भी क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, हाँ या ना भाई। पानी भी दे दे यार, और ये इधर दे दे यार ग्लास मुझे। बात समझ में आई यहां पे सबको, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना। तो इसीलिए काफी हद तक चीजें वैसी हैं जैसा इस मीम के अकॉर्डिंग है। वेल प्लानिंग कमीशन जो था वो फोकस किन चीजों के ऊपर करता था, मेनली प्लानिंग कमीशन का टारगेट था पॉवर्टी रिड्यूस करना, हाई ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल इक्वालिटी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट। काफी हद तक योजना आयोग जो भी प्लान बनाता था वो इन्हीं चीजों को क्या करता था, टारगेट रख के बनाता था, इन्हीं चीजों को टारगेट करके बनाता था, ठीक है। तो इसके लिए एक इकोनॉमिकल प्रोग्राम कमेटी बनती थी जो क्या करती थी, इन सब के बारे में काम कर रही थी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस की ये कमेटी थी जिसने यहाँ पे क्या किया, योजना आयोग के लिए काम किया। इसकी चेयरमैनशिप करे थे अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इन्हीं की विचारधारा थी कि यार हम तो ऐसे ही करेंगे, रशिया या अगर कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना, रशिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया, प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया, बट इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना बनाकर क्या करा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में एक्सेप्ट किया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं है। और इसका टाइन्योर कितना रखा, 5 ईयर्स का रखा, कितना रखा,
5 ईयर्स का इसका टेन्योर रखा। क्लियर है? इसी के साथ डेवलपमेंट होता है किसका? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। किसका डेवलपमेंट होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। इसका डेवलपमेंट कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को हुआ है। कब हुआ है? 6 अगस्त 1952 को हुआ। इसको भी लीड कौन कर रहा है? पीएम करता है। चाहे प्लानिंग हो चाहे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, इन दोनों को ही लीड कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आज के टाइम पीरियड पे ये ऑर्गेनाइजेशन केवल कहने के लिए है, पर वैसे नल अवॉइड हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। क्या हो चुकी है? जीरो हो चुकी है, नल अवॉइड हो चुकी है। क्लियर है? क्लियर? तो ये एक एपेक्स बॉडी बनी, एक ऐसी एपेक्स बॉडी बनी जो इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग में क्या करती थी? काम करती थी। किसके लिए? इकोनॉमिकल डिसीजंस में। इकोनॉमिकल डिसीजन में क्या डिसीजन मेकिंग रोल प्ले करती थी। लीड कौन करता था? लीड बाय पीएम। तो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाएगा, बट उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको किस तरीके से डिजाइन करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मींस प्लानिंग कमीशन ने अपना काम कर दिया, प्लानिंग बना दी, उसके बाद ये चीज गई किसके पास? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास, सॉरी कमीशन के पास। अब ये डिसाइड करेगा इसका एग्जीक्यूशन। इसका एग्जीक्यूशन कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कैसे करना है, इसके क्या क्या आगे रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, ये सब ये डिसाइड करेगा। क्लियर है? तो यही क्या करता है? फाइनल अप्रूवल देने का काम करता है। क्या करता है? फाइनल अप्रूवल देने का काम करेगा। वेल, नीति आयोग जब आया तो नीति आयोग तो काम करने लगा, बट उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। और एनडीसी को आज के टाइम पर अगर देखा जाए, कहने के लिए एनडीसी है, बट फिलहाल वर्किंग नहीं है। फिलहाल वर्किंग नहीं है। इसकी अभी आज के टाइम पीरियड पे किसी भी तरह की कोई मीटिंग नहीं हो रही। केवल ये कहने के लिए था, बट ये वर्किंग नहीं है। ठीक है? तो इनिशियल भाई सीधी सी बात है, एक ऐसा प्लान जो काफी हद तक कैसा था? हमारे यूज के लिए नहीं था। क्यों? क्यों ऐसा है भाई? सीधी सिंपल सी बात है। आप देखो, आज के टाइम पीरियड में मुझे भी ये चीज लगती है कि हम लोगों ने ये चीज सही की कि हाँ ठीक है, हम लोगों को अपना संविधान बनाना था। हम लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लिया, लगभग 3 साल का टाइम लिया। इस 3 साल में भी हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो भी कट कॉपी पेस्ट बोला गया। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें अच्छी की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें आज भी वैसी हैं जैसी उस समय पर थी। हम लोगों ने काफ़ी हद तक वही चीज़ें एक्सेप्ट कर ली जो अंग्रेजों ने दी थी। हम लोगों ने अपने हिसाब से, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति के हिसाब से कुछ भी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमारे माइंड में यही था कि ये लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं तो बेहतर है, ये लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं तो बेहतर है। ठीक है? सोचो, हमारी विचारधारा ही तो थी जिसने हमको गुलाम बना रखा था। इंडिया में 30 करोड़ लोग थे उस समय पर, 30 करोड़, 30 करोड़, 30 करोड़ लोग थे। और अंग्रेज कितने थे? ऑन रिकॉर्ड 2.5 लाख के आसपास अंग्रेज थे। बट वैसे देखा जाए, मैं कहता हूं 2.5 लाख भी नहीं, मैं कहता हूं 5 लाख भी अंग्रेज थे। तो भी क्या 5 लाख अंग्रेज 30 करोड़ लोगों की मानसिकता को दबाकर बैठे थे? इसके पीछे कारण है कि उन 30 करोड़ों में से ऐसे बहुत से लोग थे जो उसी ब्रिटिश मानसिकता के हिसाब से चल रहे थे। उनको भी यही लगता था कि ये जो बाहर से चीजें आई हैं, ये जो बाहर से लोग आए हैं, दे आर रियली गुड, है ना। ये तो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, दे आर सो स्मार्ट, दे आर सो कूल, दे आर सुपर इंटेलिजेंट। क्यों?
दे स्पीक इंग्लिश। आज भी ऐसी है, आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। इवन आप खुद भी ये सोचते हो कि मैं अपने बच्चों को तो अंग्रेजी स्कूल में ही पढ़ाऊंगा ताकि बच्चा मेरा स्मार्ट बने, बढ़िया बने, बच्चा पैदा होते ही एकदम पट 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 अंग्रेजी बोले। अनफॉर्चुनेट है ना, है या नहीं, है ना। अब ये चीज है क्यों, हो क्यों रही है, उसके पीछे रीजन यही है। इसीलिए हम लोगों ने जब ये बाहरी जो विचारधारा के हिसाब से हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन और ये सब चीज़ों को इस्टेब्लिश किया, तो ये एक्चुअल में शुरुआती समय में तो ठीक ठाक काम कर रहे थे, बट एक टाइम पीरियड पे क्या होते गए, कोलैप्स होते गए। कोलैप्स क्यों होते गए, मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर, क्या बताया था कि 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव अलग है। पता चला जब एनुअल बजट बन रहा है तो उसके ऑब्जेक्टिव अपने अलग चल रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव अलग चल रहे हैं। सरकार बोल रही है हमारे पास पैसा नहीं, हम कहाँ से दे तुमको, हमारे पास यहाँ पैसा नहीं, हम इसमें कैसे लगा दें। प्लानिंग कमीशन में 5 ईयर्स में बोल रखा है हम 5 साल में यहाँ पे 10 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे। पता चला प्लान एनुअल प्लान बना, उसमें केवल 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 1000 करोड़ दिए गए हैं। इसका इसके ऊपर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, ना इसका इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। बात समझ में आई, क्लियर है, बात समझ में आई। दूसरी चीज, अब आप खुद सोचो, प्लानिंग कमीशन एंड एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दोनों को ही लीड कौन कर रहे हैं, नेहरू जी लीड कर रहे हैं, या जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो ही लीड करेगा। अगर वो ही लीड करेगा तो दोनों जगह हामी तो उसको ही भरनी है, हाँ तो उसको ही बोलना है। ये तो वही वाली बात हो गई, मैं तुमसे जाकर बोलूं अरे तुम अपने बैच के किसी भी टीचर से पूछ लो लोकेश सर बेस्ट हैं, तुम बोलोगे अच्छा सर ठीक है पूछ लेते हैं। तुम गए हिस्ट्री वाली क्लास में, कौन पढ़ाता है, लोकेश सर। तुम गए ज्योग्राफी वाली क्लास में, कौन पढ़ाता है, लोकेश सर। तुम गए पॉलिटी वाली क्लास में, कौन पढ़ाता है, लोकेश सर। तुम आ गए इकोनॉमिक्स की क्लास में, कौन पढ़ा रहा है, लोकेश सर। अभी स्ट्रेटेजी के शुरू होगा, कौन पढ़ाएगा, लोकेश सर। तो पता कैसे चलेगा भाई, पता कैसे चलेगा, ठीक है। तुम मेरे से ही आकर बार बार पूछोगे सर लोकेश सर अच्छे हैं, मैं क्या बोलूंगा, अरे एकदम बढ़िया मस्त, लोकेश सर से अच्छा कोई नहीं, लोकेश सर से खूबसूरत कोई नहीं, स्मार्ट कोई नहीं, है ना। लोकेश सर की तो बात ही क्या कहनी, वो सामने आ जाते हैं तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। लोकेश सर तो साक्षात ईश्वर का प्रतीक साबित होते हैं, है ना। लोकेश सर की बातें सुनता हूं तो मेरी आंखों से अश्रुधारा बह जाती है, इतना मंत्रमुग्ध हो जाता हूं, इतना सुनहरी भाषा में बोलते हैं सर। कभी कभी तो सर की आवाज कोयल की आवाज से भी ज्यादा मीठी लगती है। प्रेमानंद जी के बाद दूसरा नाम लोकेश सर का ही तो आता है, और किसका आता है, सीधी सी बात है। प्रेमानंद महाराज जी के बाद दूसरा नाम किसका आ रहा है, लोकेश सर का आता है। क्लियर है, वेल अब हम लोग बात करते हैं हमारे 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान को है कौन कौन से, उनके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले 5 ईयर प्लान, सबसे पहले 5 ईयर प्लान, टारगेट कितना था 2.1 का, हम लोगों ने अचीव कितना किया 3.6, कितना किया 3.6। ईयर 1951 से लेकर 1956 तक हमारा मेन ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, ठीक है। ये हेरोल्ड एंड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था, किसके ऊपर, हेरोल्ड एंड डोमर मॉडल के ऊपर। हम लोगों ने मेनली अपने प्राइमरी सेक्टर के ऊपर क्या किया, फोकस किया, किसके ऊपर, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस किया था। क्लियर है, क्लियर है। फिर आता है सेकेंड 5 ईयर प्लान, क्या आता है, अरे बस करो यार, समझाने के लिए बोला था, इसलिए नहीं बोला था तुम लोग मेरे मजे लो, समझे। चलो, तो टारगेट क्या था 4.5 का, और एक्चुअली कितना है 4.3%, कितना है 4.3%, ठीक है। 1956 से लेकर 1961 तक इसका क्या रहा है, टाइम पीरियड रहा है, क्या रहा है, टाइम पीरियड रहा है।
तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब यहां पर हम लोगों ने फोकस किया था किसके ऊपर, हैवी इंडस्ट्री के ऊपर। किसके ऊपर, हैवी इंडस्ट्री के ऊपर हमारा मेन फोकस था। और ये काम किसके ऊपर कर रहा था, महानलोबिस मॉडल के ऊपर। महानलोबिस क्या थे, 4 डिफरेंट सेक्टर्स को इन्होंने डिवाइड कर रखा था, एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज, सारी चीजें क्या इन्होंने प्रॉपर डिवाइड कर रखी थी कि हमारा एग्रीकल्चर बेस क्या हो, ठीक है, हमारा सेकेंडरी बेस क्या है, हमारा सर्विस सेक्टर कैसा है, इन सब चीजों को क्या कर रखा था उन्होंने, डिवाइड कर रखा था। और उसी हिसाब से क्या वो लेकर चल रही थी चीजों को। बट सडनली अगर इतना बड़ा चेंज आएगा, सडनली अचानक से आप एग्रीकल्चर से किस में मूव करोगे, इंडस्ट्रीज में मूव करोगे, तो इंपैक्ट पड़ेगा। जनता तैयार नहीं है, लोग तैयार नहीं है। आज मैं अचानक से बोलूं कि आज पॉलिटी चल रही है, पॉलिटी चलते चलते मैं क्लास छोड़ूं, अरे बंद करो यार, अपन आज साइंस पढ़ते हैं, तुम पढ़ोगे क्या, एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे। तुम बोलोगे सर हजम नहीं हो रही चीजें यार, कहां से कहां पहुंच गए सर आप, क्यों क्यों दिक्कत होगी, इसीलिए तो दिक्कत होगी। सडनली अचानक से जहां एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा फोकस था, एकदम से हम लोगों ने किस तरफ फोकस कर दिया, हैवी इंडस्ट्रीज पे कर दिया। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, अब गवर्नमेंट को जमीन एक्वायर करनी थी, जमीन एक्वायर करनी थी तो गवर्नमेंट कहाँ गई, लोगों के पास गई, लोगों के पास गई, लोगों से बोला भाई जमीन दो, लोगों ने बोला हम क्यों दें, आप तो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करते, एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे थे। बोलते एग्रीकल्चर बेटा वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो फर्स्ट वाला 5 ईयर प्लान था, अब तो सेकंड है, हैवी इंडस्ट्री का टाइम पीरियड है, तुम्हारी जमीन के ऊपर हम फैक्ट्री लगाएंगे, मेरी जमीन पे क्यों, उधर वाले उसकी जमीन पे लगा दो, उधर वाली जमीन पे लगा दो, मेरी जमीन पे क्यों, मेरे लिए तो जमीन जरूरी है, मैं तो किसान आदमी हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं कहां जाऊंगा, ठीक है ना, मैं कहां जाऊंगा। अब जैसे ही तुमने ये बात बोली, सरकार बोलेगी नहीं देना तो पड़ेगा भाई, सरकार का आदेश है, देश के लिए जमीन जरूरी है तो तुम्हारी लिए जमीन लेनी पड़ेगी, यहां पे सड़क बनवानी पड़ेगी, यहां पे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अब तुम मजबूर, तुम बोलोगे मैं तो नहीं दूंगा, अब क्या होगा, आपस में लड़ाई होगी जाएगी, इस लड़ाई के चलते में नक्सलिज्म जैसी समस्या तुम्हारे सामने आ जाएगी। नक्सलिज्म यहीं से तो शुरू हुआ है, क्या, जल जंगल जमीन, वही बेचारे आदिवासी और पिछड़े लोग सडनली हथियार उठा लेते हैं, किसके अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्यों, सडन जंप कर गए आप कहां पर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, किसके ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर। ये पीसी महानलोबिस वही पीसी महानलोबिस हैं जिनके लिए आप लोग नेशनल स्टैटिक्स डे बनाते हो ऑन 29 जून। जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे। तो ये जो प्लान था ये गांधी जी की विचारधारा से इंस्पायर था, किससे था, गांधीयन थिंकिंग से। जबकि सेकंड वाला जो प्लान था वो पीसी महानलोबिस और जेएल नेहरू, इनकी विचारधारा से प्रभावित था। वेल चला तो ठीक ठाक, फिर आता है थर्ड प्लान। थर्ड प्लान क्या करता है, टारगेट करता है 5.6 और जबकि हम लोग अचीव करते हैं 2.38। क्यों कर पाते हैं, टाइम पीरियड क्या है, 1961 से लेकर 66, ठीक है। इसी टाइम ड्यूरेशन में हमारी 2 लड़ाइयां हुई थी, एक इंडो चाइना वॉर और दूसरी इंडो पाक वॉर, ठीक है, इंडो चाइना वॉर और इंडो पाक वॉर, क्लियर। इन 2 वॉर्स की वजह से क्या हुआ है, काफी हद तक हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी कोलैप्स कर गई। जहां पे हमें पैसा खर्च करना चाहिए था लोगों के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, वो पैसा कहां खर्च हुआ, दूसरी जगह पर खर्च हुआ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एक वॉर लिटरली मैं यही कहूंगा हम लोग हारे हैं, एंड 1965 वाली वॉर हम लोग जीते, बट पाकिस्तान बोलता है कि वो जीता है, पाकिस्तान बोलता है कि 1965 की वॉर वो जीता है, बट जीता कहां से, कैसे। हमारा ऑब्जेक्टिव कहां था, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेशन को लेकर था, क्लियर है, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेशन को लेकर था, ठीक है। हम लोगों ने इसे 2 फेजेस में देखा, एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंडस्ट्रीज को लेकर देखा, ठीक है। बट ऐसा हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ, देखो सबसे पहले जो चाइना वाली वॉर थी हम लोगों ने इसको लिया लाइटली, 1962 की बात थी, लिटरली हमारे पास एक अच्छा मौका था, हम अगर चाइना के साथ थोड़ा सा और लंबा लड़ाई लड़ते
तो चाइना लिटरली हमसे हार जाता। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो वॉर थी इसने हमें नुकसान ही पहुंचाया। एक बात ध्यान रखना, जब भी बात होती है वॉर की, जब भी बात होती है वॉर की, क्या होती है, जब भी बात होती है वॉर की, तो एक बात ध्यान रखना, वॉर का सीधा सा असूल है अकॉर्डिंग टू चाणक्य, अकॉर्डिंग टू चाणक्य सीधा सा असूल है, जब भी युद्ध होगा नुकसान हमेशा किसको होना चाहिए, दुश्मन को होना चाहिए, एनिमी को होना चाहिए। किसको होना चाहिए, एनिमी को होना चाहिए। ध्यान रखना, चाणक्य का सीधा सा असूल है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसको होना चाहिए, एनिमी को होना चाहिए, हमको नहीं होना चाहिए, हमको नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। बट यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने इससे पहले भी एक बार गलती की थी जब पाकिस्तान के साथ की, ठीक है, उसके बाद भी गलती की। कई लोग कहते हैं जो भी हुआ, बट 1948 में जो वॉर हुई थी वो तो हम जीत गए। जीत गए आप, पर आपने इतना बड़ा एरिया अपना क्या कर दिया, आपके हाथ से चला गया। आपने कॉन्फ्लिक्ट तो वहां पे पैदा किया ही किया, उसके बाद दोबारा भी आपने क्या किया, कॉन्फ्लिक्ट किया। आपके पास एक अच्छा खासा मौका था, ठीक है, वीटो पावर का, आपने वो भी क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो एक अनफॉर्चुनेट इम्पैक्ट है। और आज के टाइम पीरियड पे चाइना उसी जगह पर, जो सीट हमने चाइना को दिलवाई, उसी सीट पर बैठ के चाइना हमारे लिए क्या कर रहा है, लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अगर हम लोग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे होते, परमानेंट मेंबर होते, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी पड़ता। आज के टाइम पीरियड पे यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी इकोनॉमी किस जगह पर है, किस लेवल पर है, और हमारी किस लेवल पर है, किस कंडीशन में। अगर हम पावर में होते तो क्या चाइना कभी हमसे टकराता, नहीं टकराता। हमने अपने हाथों से क्या किया है, अपने हाथों को काटने का काम किया है। इसके अलावा आप लोगों को कई बार लगता होगा चाइना ने सब धोखे से किया, नहीं सर, मैं आपको ये भी बात बता दूं, तुम में से कई लोग ये बात सोच रहे होंगे, चाइना ने 1958 में ही अस्काई चाइना में रोड बना दी थी। अस्काई चाइना वाला जो रीजन है वहां पर वो उस टाइम पर रोड बना चुका था, ठीक है। बट हमारी डिफेंस फोर्सेस में बताया भी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने रिपोर्ट भी किया, बट हमारी गवर्नमेंट ने बोला नहीं, आप गलत सोच रहे हो, चाइना ऐसा नहीं करेगा। चाइना ने किया है, हम अपने हिसाब से अपने लेवल पे ये सब बातें कर लेंगे। इवन ये वो टाइम पीरियड था जब इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ को कम करने की बात चल रही थी, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड था जब इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ को कम करने की बात चल रही थी। ये वो टाइम पीरियड था जब इंडियन आर्मी के बजट्स को कट ऑफ किया जा रहा था, ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद आता है 1965 वाली वॉर। 65 वाली वॉर में नो डाउट हम ही जीते, हम ही जीते। बट पाकिस्तान क्यों बोलता है कि वो जीता है, क्योंकि पाकिस्तान ये मानता है 1965 की वॉर का कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकला, ना तुम्हारे हाथ कुछ आया ना हमारे हाथ कुछ आया, इसलिए पाकिस्तान इस चीज को सेलिब्रेट करता है। वो बात अलग है कि 1965 की वॉर में हम लोग लाहौर के अंदर चले गए थे और हमारे पास एक अच्छा खासा मौका था, हम पीओके को वापस ले सकते थे, बट नहीं हुआ। है ना, बट नहीं हुआ। तो पाकिस्तान इसीलिए कहीं ना कहीं इस चीज को क्या करता है, सेलिब्रेट करता है। इसी चीज को क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है पाकिस्तान आज के टाइम पीरियड पे। वेल, इसके बाद एक तरह का क्या आ गया, प्लानिंग गैप आ गया। क्या आ गया, प्लानिंग गैप आ गया। और इस प्लानिंग गैप में हम लोगों ने क्या किया, एनुअल प्लान्स निकाले अपने। क्या किए, एनुअल प्लान्स निकाले टुकड़ों में, कि हमारे पास हर साल जितना बजट आ रहा है उसके हिसाब से क्या करेंगे, प्लान्स बनाएंगे।
क्या करेंगे, प्लान्स बनाएंगे। क्लियर है भाई, सीधी सी बात है, कुछ भी गलत हो जाए तो क्या करो, स्ट्रेटेजी चेंज कर दो। ठीक है, अब इन एनुअल प्लान्स में हम लोग किससे लड़ रहे थे, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उनसे लड़ रहे थे। अगेन वही, हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर जो फोकस था उसको वापस करना था। ठीक है, ऑलरेडी जो क्राइसिस था, जो फूड प्रॉब्लम थी, उनके इसके साथ हम लोग लड़ रहे थे। हम लोगों ने इसी टाइम ड्यूरेशन में अमेरिका से बोला भाई हेल्प कर दो हमारी। ठीक है, 1962 की वॉर में अमेरिका हेल्प करना चाहता था, अमेरिका ने पूरी तरह से अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बट हमने बोला नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती, हम चाइना के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। वो बात अलग है, वो हमें 4-5 थप्पड़ मारेगा हम खा लेंगे, पर हम रिश्ते सुधारने हमें चाइना के साथ। लिटरली हमें अमेरिकन की हेल्प नहीं की, अमेरिकन को बुरा लग गया बात। ठीक है भाई, अगली बार जब पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ी तो पाकिस्तान को, भाई अमेरिका को पता था अगर इंडिया हमारे साथ नहीं तो पाकिस्तान को अपने साथ मिला लेते। अमेरिकन ने पाकिस्तान को खूब सारे टैंक दिए, अमेरिकन टैंक्स और ये सब गोला बारूद सारा अमेरिका का था, और पाकिस्तान उसी अमेरिकन गोला बारूद से हमारे ऊपर बरस रहा था। हमने उस टाइम पर बोला अमेरिका को, यार सपोर्ट करो यार हमारा, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे हथियार, हमें चाहिए केवल खाना, दोगे क्या। उन्होंने हाँ देते हैं, ये लोग खाना अनाज ले जाओ। रेड वीट, रेड वीट मतलब सड़ा हुआ अनाज, वो सड़ा हुआ गेहूं जिसका इंसान क्या जानवर भी नहीं खा सकता, आप केवल सड़ा कर उससे दारू बन सकती है, वो रेड वीट हमको दिया गया था, वो रेड वीट हमको दिया गया। और ये सब 1965 की वॉर का है, 1965 की वॉर का है। ठीक है, 1962 में अगर हम लोगों ने अमेरिका का सपोर्ट लिया होता, उससे हेल्प ली होती, तो 1965 की वॉर हमारी होती ही नहीं, ना ही पाकिस्तान को अमेरिका प्रवोक करता। ठीक है, ना ही उसको टैंक देता, ना ही कुछ और देता। हाँ, हमको जरूर दे चुका होता। और उस समय पर अमेरिका को चाहिए था कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा पार्टनर जो चाइना को काउंटर कर सके, और हम लोग बेस्ट थे चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, वो तो हुआ नहीं। अब अमेरिका को लगा इंडिया नहीं तो चलो पाकिस्तान से, पर पाकिस्तान तो एक अलग ही वो है, मतलब पाकिस्तान की वो कंडीशन है कि कोठे पर जो भी आएगा मैं तो सबको नाच के दिखाऊंगी। तो पाकिस्तान की लिटरली वो वाली हालत है कि आज अमेरिकन्स आए तो अमेरिकन्स को नाच के दिखा दिया, कल चाइनीज आएंगे तो चाइनीज को भी नाच के दिखाएंगे, और इंडिया वाले तो हंटर बजाते ही रहते हैं, जब मारते हैं तब नाचते हैं। तो पाकिस्तान की तो हालत ऐसी है। वेल, तो ये कंडीशन थी। फाइनली इसके बाद हम लोगों को ये चीज पता चल गई कि अब हमको क्या करना है, हाई लेवल पर इंप्रूव करना है। तो हमने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअल में जो पर्सन लेकर आया था, उस पर्सन का नाम क्या था, लाल बहादुर शास्त्री। बट अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट किसके पास चला गया, इंदिरा गांधी जी के पास चला गया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी की तो बेचारों की डेथ हो गई थी। अब जब उनकी डेथ हो गई तो क्रेडिट जाएगा किसके पास, किसी के पास नहीं जा पाएगा। तो क्रेडिट किसने ले लिया, इंदिरा गांधी जी के पास चला गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हाई हील्ड वेरिएशन वाली जो क्रॉप्स होती थी उनके ऊपर फोकस किया। ठीक है, केमिकल यूज, फर्टिलाइजर और इन सब का यूज किया। बट हमें उस टाइम पर पता नहीं था, हम लोगों ने इस टाइम पीरियड पे जो केमिकल्स यूज किए उन्हीं उसमें से एक कौन सा था, डीडीटी। अब मुझे इसकी फुल फॉर्म याद नहीं आ रही है, मैं फुल फॉर्म भूल गया इसकी। क्या होता है, ड्राई क्लोरोफिनाइल कुछ समथिंग होता है ना, डीडीटी। हम लोगों ने इसका यूज किया। क्या हुआ, एक टाइम पीरियड तक तो चीजें सही चलती रही, बाद में पता चला यार ये तो बहुत नुकसान दे रही है। मेनली हम लोगों ने फोकस किसके ऊपर किया था, हमारे नॉर्दर्न इंडिया के उस वाले पार्ट पर किया था जहां पे हमारा आता पंजाब, जहां पे हमें अच्छा खासा पानी अवेलेबल हो सके, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। कौन सा एरिया, वेस्टर्न यूपी वाला एरिया। क्लियर है,
क्लियर? वेल, इसका इम्पैक्ट भी पड़ा 1969 में। हमारे पास एक अच्छा खासा क्या पड़ा, इंप्रूवमेंट दिखा। इंडिया में तेजी से क्या हुआ, असर पड़ा। और इसी प्रोडक्शन को, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने बोला हम क्या करेंगे, अब तुम्हें किसानों ने बोला यार हम लोग इतना उगा तो लेंगे पर ये उगने के बाद जाएगा कहाँ। गवर्नमेंट ने बोला तुमको देंगे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो भी उगेगा हम खरीद लेंगे तुमसे। ठीक है, अब ये एमएसपी आज के टाइम पर सरदर्द बन गया। आज के टाइम पर क्या है, सबसे बड़ा सरदर्द है ये वही एमएसपी है जो ना तो किसानों को आगे बढ़ने दे रहा है और पीछे तो हटने ही नहीं दे रहा, है ना। ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम पीरियड पे, लिटरली बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, ओके, डाइक्लोरोडिफेनाइल ट्राइक्लोरोएथिलीन, अच्छा यही है। फिर आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या था, टारगेट कितना था 5.7%, और हम लोग अचीव कितना कर पाए 3.30, अचीव कितना कर पाए 3.30। ठीक है, ईयर 1969 से लेकर 74 तक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ रिलायंस होना। ठीक है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना। किसके ऊपर, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना। ठीक है, जो भी डोमेस्टिक फूड है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, जो भी हमारा फूड है उसको क्या करना, सरप्लस करना, इंक्रीज करना। ठीक है, यहां पर होती है एक और समस्या। क्या होती है एक और समस्या, क्यों होती है एक और समस्या, ये वही टाइम पीरियड है जब जितनी भी सऊदी कंट्रीज थी, जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी, इन सब ने बोला कि हम इंडिया को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, ऑयल की शॉर्टेज होने लगी। तो हम लोगों ने तब डिसाइड किया था हम लोग ऑयल स्टॉक करेंगे। क्यों करेंगे, ये वो टाइम पीरियड था जब हुई थी 6 डेज वॉर। क्या हुई थी, 6 डे वॉर हुई थी। 6 डे वॉर में इजराइल के ऊपर सारी की सारी जो आसपास की कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, उन सब ने एक साथ अटैक कर दिया इजराइल के ऊपर। विद इन 6 डे इजराइल ने जितनी भी इस्लामिक नेशंस थे, इनको पटक पटक के मारा। और इजिप्ट भी उस टाइम पर इजराइल के अगेंस्ट था। इजिप्ट से गाजा स्ट्राइप का जो पूरा का पूरा पार्ट था, वो पूरा का पूरा पार्टी ले लिया था, और लिटरली इजराइल सुएज कैनाल तक पहुंच गया था। जैसे ही इजराइल सुएज कैनाल तक पहुंचा, इजिप्ट ने एकदम से बोला बाप हो तुम मेरे, अगर बच्चे ने गलती कर दी है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे मारोगे, जान निकल जाएगी मेरी नस कटने वाली है, सुएज कैनाल तुम्हारे पास चला गया है। लिटरली पाकिस्तान वाला हाल किया था। जैसे पाकिस्तान का हाल हर बार हम लोग करते हैं, बिल्कुल वही हाल यहां पे किया था। और जैसे ही ऐसा हुआ, तुरंत इजिप्ट ने सबसे पहले इजराइल के साथ संधि साइन की, ट्रीटी की, बोला कभी अटैक नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। साथ में यह भी लिख कर दिया कि आज से तुम्हारे होने का एग्जिस्टेंस मैं एक्सेप्ट करता हूं दुनिया में। इजराइल कम्युनिटी है, इजराइल देश है, और यहां पर इस धर्म के लोग रहते हैं। उसने लिटरली एक्सेप्ट किया लिखकर पूरी दुनिया के सामने। अब इसकी वजह से क्या था, हम लोगों ने इजराइल को सपोर्ट किया। जैसे आज के टाइम पर हम लोग इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पर भी इजराइल को हम लोगों ने सपोर्ट किया था कि हाँ इजराइल सही है। तो जितने भी उस समय पर मिडिल ईस्ट कंट्रीज थे जिनके पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, उन्होंने इंडिया को बोला हम ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद पहली बार क्या हुआ, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, ऑयल स्टॉक्स रखना शुरू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ऑयल स्टॉक्स को मेंटेन करेंगे। फिर आता है 5th प्लान। अच्छा, यही वो टाइम पीरियड है, इससे पहले तक जो हमारा आरबीआई था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, हमारी ही करेंसी सऊदी अरब और यूएई वाली कंट्रीज में चलती थी। हमारी ही बनाई हुई करेंसी चलती थी, वही रुपया ही चलता था। ये वही टाइम पीरियड है जब उन्होंने बोला अब से हम इंडिया का रुपया यूज नहीं करेंगे। ये इंडिया वालों ने इजराइल का साथ दिया इसलिए, वरना उस टाइम तक हमारा ही रुपया यूज होता था वहां पर। फिर आता है 5th प्लान।
टारगेट 4.4 था, अचीव किया हम लोगों ने 4.8। 1974 से लेकर 79 तक ये प्लान चला। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस। क्या? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस हमारा ऑब्जेक्टिव था। डीडी धर इस समय क्या कर रहे थे? इस प्लान के बारे में इन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, इसको लॉन्च करने का काम किया था। क्या किया था? इसको लॉन्च करने का काम किया था। क्लियर है? बट 1978 में इस प्लान को क्या करते हैं? टर्मिनेट कर दिया जाता है। और यहां पर क्या आता है? रोलिंग प्लान आता है। क्या आता है? रोलिंग प्लान आता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की जो सरकार थी, ठीक है, वो जा चुकी है। वो क्या हो चुकी है? जा चुकी है। 1975-76 वही वाला टाइम पीरियड है जब क्या हुआ था? इमरजेंसी लगी थी। तो ये वही टाइम पीरियड है जब क्या लगी है? इमरजेंसी लगी है। ये वही टाइम पीरियड है जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आती है और मोरारजी देसाई आ जाते हैं। कौन? मोरारजी देसाई आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? मोरारजी देसाई आ जाते हैं। ऑलरेडी इस टाइम पीरियड में हम लोग एक न्यूक्लियर ब्लास्ट कर चुके हैं, बट वो केवल एक सिंबॉलिक न्यूक्लियर टेस्ट था। उसका कोई खास इंपैक्ट पड़ा नहीं वर्ल्ड के ऊपर, एक केवल सिंबॉलिक था। ठीक है। फिर आता है सिक्स प्लान 5.2, ग्रोथ 5.7, 1980 से लेकर 85, 80 से लेकर 85, ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी रिडक्शन एंड प्रोडक्टिव एनहांसमेंट। ठीक है। ये वही टाइम पीरियड है जब इंदिरा गांधी ने गलती से बोल दिया था गरीब हटाओ, बाद में बोला नहीं नहीं गरीब हटाओ नहीं है, गरीबी हटाओ है। ठीक है। तो यहां पर भी क्या? मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। न्यू लेवल पर हमको क्या लेकर आना था? इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, वो सब चीजें करनी थी। ये वही टाइम पीरियड है जब हम लोग कंप्यूटर लेकर आए हैं इंडिया में। ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, बट एक्चुअल में ये राजीव गांधी के टाइम पीरियड में चेंज हो जाता है। फिर आता है यहां पर सेवंथ प्लान। तो 5.0% एंड 6.01% क्या किया गया? अचीव किया गया। फिर 1985 से लेकर 1990 तक ये चलता है। ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो फूड, वर्क, पावर, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हमारा मेन फोकस था। ठीक है। यहां पर पहली बार हमने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने की कोशिश की। वही टाइम पीरियड है 1991 वाला, वही चीज आ गई है आपके सामने अब आगे। ठीक है। बट यहां पर क्या होता है? इस टाइम पीरियड में लगातार क्या होता है? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के साथ साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। कभी भी देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पाती थी। स्टेबल गवर्नमेंट ना आ पाने की वजह से 1990 से लेकर 92 तक कोई प्रॉपर प्लान आया ही नहीं। बीच में एक तरह से ब्रेक और आ गया, वो अलग। फिर आता है एट्थ 5 ईयर प्लान 5.6 एंड 6.8 हम लोगों ने अचीव किया 1992 से लेकर 1997 तक। बीच में दो क्या है? एक तरह से अगेन गैप आ गया। ठीक है। क्या? प्लान ऑफ द ह्यूमन फेस, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर हमारा मेन फोकस था। किसके ऊपर? ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। और ये वही टाइम पीरियड है जब हम लोगों ने क्या किया? न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया, एलपीजी को लेकर आए हैं। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल और प्राइवेट सेक्टर को क्या किया? हम लोगों ने इनहेंस करने की कोशिश की, आगे लाने की कोशिश की। फिर आता है हमारा नाइन्थ 5 ईयर प्लान 6.5 था और 5.4 हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? अचीव किया। ठीक है। और ये वही टाइम पीरियड है जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएंगे बीच में। 1999 में इलेक्शन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं। टारगेट क्या था? ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है। हर तरह से क्या करना था? देश की जनरेशन को आगे लाने की कोशिश करनी थी, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है, सेल्फ रिलायंस होना है, ये सारी चीजें होनी है। फिर आता है 10th 5 ईयर प्लान, जो कि बनाया था किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। कितना? 8% एंड 7.6% क्या हुआ? अचीव हुआ। बट ये 100% हो जाता, क्यों नहीं हो पाया? मतलब ये पूरा अचीव हो जाता, क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि बीच में सरकार चली गई, 2004 में सरकार गई एंड उसके बाद
रिजल्ट आपके सामने था। क्या था? पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना विद इन 10 ईयर्स। आने वाले 10 सालों में क्या? पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना। पॉवर्टी को 15% क्या करना? रिड्यूस करना 2012 तक। कब तक? 2012 तक। फिर आता है 11th 5 ईयर प्लान, टारगेट 9% एंड ग्रोथ मिली कितनी? 8%। 2007 से लेकर 2012 तक मेन बात क्या है? सोचो ये प्लान और अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि ये वो टाइम पीरियड है जहां पर सबसे ज्यादा करप्शन हुआ, सबसे बड़े बड़े करप्शन हुए। 2G 3G करप्शन और बाकी सारी चीजें हुई, कोलगेट स्कैम हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, इतने बड़े बड़े लेवल पर घोटाले होने के बावजूद भी ग्रोथ इतनी कैसे है? इतनी कैसे है ग्रोथ? सोचने वाली बात है ना, अजीब लगता है ना सोचने में कि सर जब इतना करप्शन था, सब कुछ था, तो ग्रोथ ऐसे कैसे है? अनफॉर्चुनेटली यही एक प्रॉब्लम थी कि दिखाने के लिए, बताने के लिए ग्रोथ हर जगह पर सब दिख रहा है, बट ऑन रिजल्ट, ऑन ग्राउंड हमें वो चीज दिख ही नहीं रही थी। ऑन ग्राउंड हमें वो चीज दिख ही नहीं रही थी। दूसरी चीज, यहाँ पे जो अटल बिहारी वाजपेयी का ये जो बनाया हुआ प्लान था, इस प्लान का इंपैक्ट यहाँ पर इतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने केवल एक ही काम किया था उस टाइम पीरियड, जो सबसे बड़े लेवल पे किया था। एक्चुअली सॉरी, दो काम किए थे सबसे बड़े लेवल पर, एक एजुकेशन, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। उसी टाइम पीरियड पे आया था सर्व शिक्षा अभियान। उसी टाइम पीरियड पे ये जो आप आज के टाइम पीरियड पे देख रहे हो ना, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, सबको कनेक्ट करना रोड से, वो सब, वो सारा काम उस टाइम पीरियड पे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट करवा रही थी। ठीक है, वो सारा काम करवा रही थी। उसी का इंपैक्ट है कि आने वाले टाइम पीरियड पे भी क्या हुआ, हमको ग्रोथ वैसी की वैसी नजर आई। ठीक है, ध्यान रखना। फास्टेस्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ पे इसका क्या था? टारगेट था। फिर आता है 12th 5 ईयर प्लान, टारगेट 8% का था। ठीक है, 2012 से लेकर 17 तक ये चलता है। रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यहाँ पे क्या था? टारगेट था। बट ये बीच में ही चला तो पूरा है, बट 2015 में ही क्या होता है? कौन आता है? इसके बड़े भैया आ जाते हैं। कौन? नीति आयोग। वेल, नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। छोटा सा पॉइंट है, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये क्या था? ये एक तरह का थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट के लिए क्या करेगा? काम करेगा। क्या करेगा? गवर्नमेंट के लिए काम करेगा। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के जो स्पेशलाइज्ड पर्संस होते हैं उनको एक साथ लेकर आते हैं। क्या करते हैं? एक साथ लेकर आते हैं। और इन्होंने क्या किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। क्या किया? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड एनहेंस द कॉपरेशन ऑफ द फेडरलिज्म फ्रॉम बॉटम टू टॉप। फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ग्रोथ कहां से दिखती है? नीचे से ऊपर की दिखती है, ऊपर से नीचे की नहीं दिखेगी। बात समझ में आई? अब 5 ईयर प्लान के काम करने का तरीका क्या है? तो वैसे तो आपके सामने लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रेगुलर रिव्यूज, ठीक है, मॉनिटरिंग, ठीक है, कोलिट कोऑपरेशन, सारी चीजें, ठीक है। बट ये काम कैसे करता है? काम करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको देता हूं। गवर्नमेंट का स्टार्टअप प्लान। गवर्नमेंट ने शुरुआत में स्टार्टअप प्लान के लिए क्या किया? ये बोला हम लोग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के लिए हम लोगों ने 100 करोड़ रुपीस पहले डिसाइड किए थे गवर्नमेंट ने कि ये 100 करोड़ रुपीस हम लोग उन लोगों को देंगे जो स्टार्टअप कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। आने वाले 2-3 सालों तक यही सेम चीज चलती रही। 100 करोड़ रुपए लोगों को दिए गए। देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है?
रिजल्ट अच्छा आ रहा है, गवर्नमेंट ने बोला अब इसको कर देते हैं कितना, 1,000 करोड़ रुपए। अब गवर्नमेंट कितना दे रही है, 1,000 करोड़ रुपए दे रही है। 1,000 करोड़ रुपए भी देने लगी। गवर्नमेंट ने बोला यार सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, एक काम करते हैं, लोगों को भी बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से पैसा नहीं मिल पा रहा है तो हम लोगों ने मुद्रा योजना बना दी है, आप इससे अपने स्टार्टअप के लिए पैसा ले लो, किसी भी बैंक में जाओ, मुद्रा योजना के तहत तुमको क्या मिल जाएगा, स्टार्टअप के लिए लोन मिल जाएगा। ये भी एक स्कीम बना दी। अब गवर्नमेंट को पता चल रहा है और अच्छा चल सकता है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है ये सब तो ठीक है, अब हम आपको क्या देंगे, हम लोग आपको प्रोडक्शन में इंसेंटिव्स देंगे, आप हमारे देश में आओ, स्टार्टअप डालो, प्रोडक्शन करो, कुछ भी करो, हम आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो एक्शन प्लान कितने साल का है, 3 साल का, स्ट्रेटेजिक प्लान 7 ईयर्स का, और लॉन्ग टर्म विजन कितना है, 15 ईयर्स का। तो चीजें दिख गई ना। आपके पेरेंट्स ये थोड़ी सोच के कर रहे होंगे आपके ऊपर इन्वेस्ट की मेरा बच्चा आज पैदा हुआ है तो आज के लिए इतना पैसा खर्च करना है स्कूल पर, कल के लिए इतना करना, नहीं। आप जब पैदा हुए होंगे तो आपके पेरेंट्स ने पहले से एक अकाउंट खोल दिया होगा, एक एफडी कर दी होगी कि यार ये बेटी की शादी होगी तो बेटी की शादी में इतना खर्चा तो होगा ही, चलो इतना पैसा तो मैं सेविंग में कर डाल दूं, इसके नाम से एक एफडी कर देता हूँ। होता है ना, लॉन्ग टर्म विजन। आज भी आपके पेरेंट्स सोचते होंगे यार अभी इतना पैसा तुम्हारी जॉब में यहाँ पे वहाँ पे खर्च होगा, तो इतना पैसा हमने तुम्हारे लिए रखा हुआ है। होता है, लॉन्ग टर्म विजन है। सेम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे है। क्लियर है, क्लियर है। अरे पढ़ लो इधर। ठीक है, तो इसका एक्शन किस हिसाब से, स्ट्रेटेजिक लेवल पर होता है। ठीक है, 3 डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर इसने क्या कर रखा है, अपने प्लान्स को, अपने एग्जीक्यूशन को क्या कर रखा है, सेटल डाउन कर रखा है। तो 2017 से इसने क्या किया, काम करना शुरू किया है। कब से किया है, 2017 से। वैसे तो 2015 से काम करना शुरू किया, पर 2017 में प्लानिंग खत्म हुई है, तो उसके बाद से हम लोग इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रॉपर एग्जीक्यूशन मानते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट का एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाता है। ठीक है, उसके हिसाब से उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसका रिव्यू होता है, उसका इवेल्युएशन होता है कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या कर सकते हैं। एक फिक्स आउटपुट टारगेट लेकर चलते हैं। ठीक है, उन स्कीम्स को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को, सोशल सेक्टर्स को उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको हैंडल करते हैं। प्लानिंग एंड नीति आयोग में क्या डिफरेंस है, ये आपके सामने। इसको पढ़ने की जरूरत वैसे है नहीं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी भी नहीं। ठीक है, इसे तुम लोग फिलहाल तो इतना ही रखो। तो अभी की क्लास आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास इसके बाद शुरू करते हैं। थोड़ा सा तुम्हारे पास गैप है अभी आधे घंटे का, तो आधे घंटे रेस्ट कर लो। और एकता मैडम आप खाना खा लो, ये मत बोलना सर खाना खाने का टाइम नहीं दिया। ठीक है, तो आधे घंटे बाद फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ 8 बजे आप लोगों से। वैंसी नहीं बेटा, आपका ऐसा कुछ नहीं है, आपका मैसेज डिलीट हो रहा है, मेरे सामने आ रही है आपकी मैसेजेस। ठीक है, हाँ, तो आधे घंटे बाद फिर से मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक यू सो मच।